नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के सिलेबस का परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर मानव भूगोल के इस सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है और पढ़ाना है। इसमें 5 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई में मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं सिद्धांत को पढ़ा जाएगा। मानव भूगोल की परिभाषा का अलग अलग विद्वानों ने किस तरीके से उसको परिभाषित किया है। जिस तरीके से हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाना चाहिए, उसकी विषय वस्तु क्या है, वो इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। क्योंकि भूगोल के अंदर बहुत सारे विचार एक साथ चले हैं। भूगोल में कई विद्वानों ने पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, उसकी जलवायु, उसके वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया। किस बात के विद्वानों ने मनुष्य के प्रकृति के साथ में जो अंतर संबंध हैं, जो समायोजन हैं, प्रकृति में जो बदलाव मनुष्य ने लाए हैं, उसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिदृश्य में को परिवर्तित करके, प्राकृतिक परिदृश्य को परिवर्तित करके किस तरीके से उसने अपना खुद का एक सांस्कृतिक भूदृश्य विकसित किया है, वो मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से मानव भूगोल की परिभाषा को अलग अलग विद्वानों ने बताया है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाकी जो सामाजिक विज्ञान है, उसके साथ में जो संबंध हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मानव भूगोल की अलग अलग सिद्धांत, प्रमुखतः 3 सिद्धांत हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत, आंतरिक अंतर्संबंध का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसको जाना जाएगा। उसके बाद में पहली इकाई में ही आगे मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, जो संकल्पनाएं हैं, प्रमुखतः 3 संकल्पनाओं का यहाँ अध्ययन किया जाएगा। जिसमें एक सबसे सर्वप्रथम नियतिवाद संकल्पना है। नियतिवाद संकल्पना का मूल जो हैं वो इस बात या इस आधार पर हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, मनुष्य प्रकृति का दास है, वो बाकी जीवों की तरह निष्क्रिय रूप से प्रकृति में विचरण करता है। ये संकल्पना या ये विचार तो बहुत समय पुरातन रोमन और ग्रीक, यूनानी समय से ही ये विचार तो रहा है विद्वानों के मस्तिष्क में, लेकिन इसको फलीभूत एक मूर्त रूप जर्मन भूगोलवेता या विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। उसके बाद में इनके शिष्य एलन सैम्पल और हंटिंगटन ने इस विचार को और आगे प्रसारित किया, जिसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया और प्रकृति को इस तरीके से दिखाया गया कि वह मनुष्य के हर क्रियाकलापों को, उसके हर आर्थिक क्रियाओं को, उसके राजनीतिक, सामाजिक, उसके सांस्कृतिक विकास को किस तरीके से एक दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ में मानवीय जो सांस्कृतिक तकनीकी विकास में बढ़ोतरी हुई, उसके आधार अनुसार बाद में एक नई संकल्पना संभववाद का उदय हुआ। संभववाद जिसका प्रतिपादन करने का श्रेय मुख्यतः फ्रांसीसी विद्वानों को जाता है, प्रमुखतः फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लास, जिन्होंने ये बात रखी कि प्रकृति मनुष्य को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। प्रकृति मनुष्य के सामने संभावनाएं रखती हैं। उन संभावनाओं में से मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक
के आधार पर उन संभावनाओं में से चयन करता है। तो मनुष्य की नियति का निर्धारण प्रकृति नहीं करती है, बल्कि मनुष्य स्वयं अपने बौद्धिक और सांस्कृतिक तकनीकी विकास के आधार पर प्रकृति द्वारा सुझाए हुए संभावनाओं में से चयन करता है। तो इसने मनुष्य को प्रकृति के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया, उसके विकास, उसकी संभावनाओं को और बढ़ावा दिया। उसके बाद में जो नवीन संकल्पनाओं में नव निश्चयवाद या नव पर्यावरणवाद संकल्पना आती है, जिसका श्रेय ग्रिफिथ टेलर को दिया जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने ये जो संकल्पना दी, इसके अंतर्गत मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ में एक समायोजन स्थापित करता है, लेकिन मनुष्य को प्रकृति द्वारा सुझाए गए दिशा से अपने भटकना नहीं चाहिए। उसके प्रकृति के जो क्रियाकलाप हैं, प्रकृति की जो दिशा है, उसके विरुद्ध जाकर कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। आज मनुष्य ने बहुत सारा तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से बहुत विकास किया है, लेकिन वो उस विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसने प्रकृति का अत्यधिक दोहन, शोषण करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं आज हमारे सामने आ चुकी हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये नवनियतिवाद संकल्पना कहती है कि मनुष्य को प्रकृति द्वारा सुझाए उपायों को इस तरीके से उपयोग में लेना चाहिए कि वह सतत विकास को परिपोषित करे। उसके बाद में दूसरी इकाई में हम भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव का के बीच के अंतर संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। आखिर भौगोलिक पर्यावरण और मानव के बीच में क्या अंतर क्रियाएँ हैं, क्या अंतर संबंध हैं, किस तरीके से मानव ने प्रकृति के साथ में समायोजन स्थापित किया है। उसमें प्रमुख भू आकारों, चाहे वह पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, उनमें मनुष्य ने किस तरीके से अपने आप को ढाला है, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, किस तरीके से उसने उनमें बदलाव लाया है और वहाँ पर समायोजन करके अपना जीवन जी रहा है। उसके अलावा जलवायु और जलाशयों का मानव की क्रियाओं पर क्या प्रभाव रहा है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। जलवायु का अध्ययन मानवीय विकास, मानवीय सभ्यताओं के विकास पर ज़्यादा माना जाता है। हंटिंगटन ने तो इसको जलवायु को एक प्रमुख पर्यावरणीय कारण माना था, जिससे जो मानवीय विकास को पूर्णतया प्रभावित करता है। उसके बाद में पर्यावरण अनुकूलन के रूप, आखिर मनुष्य किस तरीके से पर्यावरण के साथ में अपना संतुलन समायोजन करता है, किस तरीके से अपने अनुकूलन स्थापित करता है, वो पढ़ा जाएगा। हम इसमें आगे इसी इकाई में पढ़ेंगे कि विभिन्न पर्यावरणीय प्रदेशों में मानव ने अपने आप को कैसे जीवित रखा है और अपना कैसे विकास कर रहा है। आखिर अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग तरह के पर्यावरण प्रदेश हैं, अलग अलग जलवायु हैं, वहाँ पर मनुष्य ने अपने आप को कैसे ढाला है, प्रकृति के साथ में, वातावरण के साथ में किस तरीके से समायोजन किया है, वनस्पति जीवों के साथ में अपने आप को कैसे समायोजित किया है। इसके अंतर्गत विषुवतरेखीय प्रदेश, जो कि विषुवतरेखा के आसपास का प्रदेश है, जहाँ पर साल भर बहुत अत्यधिक बरसात और अत्यधिक ऊष्मा
गर्मी और उच्च तापमान रहता है, उसमें मनुष्य ने अपने आप को किस तरीके से ढाला है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में उष्ण मरुस्थलों में, गर्म मरुस्थलों में मनुष्य ने अपने आप को किस तरीके से जीवित रखा है, वहाँ के वातावरण में किस तरीके से अपने आप को बदला है, और वहाँ के जो प्राकृतिक भूदृश्य है उसको सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में कैसे विकसित किया है, वहाँ रहने वाली जनजातियों के बारे में पढ़ा जाएगा। मानसून प्रदेश, जो कि मानसूनी हवाओं वाला क्षेत्र है, जहाँ पर भारत विशेषतः उसमें आता है, उसका अध्ययन किया जाएगा कि मानसून प्रदेश में मनुष्य ने अपने आप को किस तरीके से समायोजन किया है। समशीतोष्ण प्रदेश, समशीतोष्ण तरण क्षेत्र, ये भी एक प्रमुख भौगोलिक या पर्यावरणीय प्रदेश हैं जिस पर मनुष्य ने किस तरीके से उसको परिवर्तित किया है, किस तरीके से अपने अनुसार ढाला है। न केवल उसने वहाँ पर उसके पूरे प्राकृतिक भूदृश्य को ही बदल दिया है, बल्कि उसको आज एक सबसे विकसित खाद्यान्न केंद्र के रूप में आज उसका विकास किया गया है, वो हम पढ़ेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश में आखिर मनुष्य कैसा रहता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर किस तरीके की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन आर्थिक क्रियाओं के क्या कारण हैं, आखिर वहाँ पर वही आर्थिक क्रियाएं क्यों होती हैं, उस आर्थिक क्रियाओं पर प्रकृति का क्या प्रभाव है, उस आर्थिक क्रियाओं से वातावरण, उसके प्राकृतिक स्वरूप में क्या परिवर्तन आया है, वह सब भी पढ़ा जाएगा। और आखिर में ध्रुवीय प्रदेश, जहाँ पर ध्रुवीय प्रदेशी लोग रहते हैं, अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं, चाहे वो कनाडा का इलाका हो, चाहे यूरोप का इलाका हो, चाहे वो साइबेरिया का इलाका हो, चाहे आर्कटिक का इलाका हो, वहाँ पर मनुष्य ने अपने आप को किस तरीके से जीवित रखा है, वहाँ के इतने कम तापमान में अपने आप को किस तरीके से ढाला है, और वहाँ पर क्या परिवर्तन अब हो रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तीसरी इकाई के अंतर्गत मानवीय नस्ल या मानवीय प्रजाति। अब नस्ल प्रजाति का हम अध्ययन करें तो मानवीय नस्ल का जो वर्गीकरण किया गया है वो मानव के भौतिक, बाहरी भौतिक स्वरूप के आधार पर किया गया है। आँखों के आकार के आधार पर, उसके मस्तिष्क के आकार के आधार पर, बालों के रंग के आकार पर, बालों की बनावट के आधार पे, नाक की बनावट, होठ की बनावट, मुंह की बनावट, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मानवीय नस्ल के रूप में उसका वर्गीकरण किया गया है। उसमें हम 3 विद्वान क्रोबर, हैडिन और ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या में समय अनुसार किस तरीके से वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, मनुष्य की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनसंख्या घनत्व क्यों हैं, उन घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों, और वर्तमान परिदृश्य में जनसंख्या का किस तरीके से वितरण हो रहा है, किस तरीके से जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, क्यों कहाँ ज़्यादा क्यों है, कहीं पर कम क्यों है, इस सभी कारणों और इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से इस इकाई तीसरे में हम अध्ययन करेंगे। चौथी इकाई में मानव द्वारा जो अधिवास निर्मित किए गए हैं, आखिर मानव अलग अलग जगह बसता है, एक गांव, शहर, नगर का निर्माण होता है, वो गांव, शहर, नगर का निर्माण किस जगह होता है, क्यों होता है, उससे उसकी आकृति कैसे निर्मित होती है, आखिर मनुष्य जो
बसावट में रहता है, एक समूह में रहता है, तो उससे अलग अलग अधिवास, किस तरीके के अलग अलग प्रकार के अधिवास का निर्माण होता है वह इसमें पढ़ा जाएगा। भारत के विशेष संदर्भ में हम अलग अलग घरों के बनावट के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अलग अलग जगह पे अलग चीज़ें मिलती हैं, जो स्थानीय मकान बनाने के लिए उपयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं, स्थानीय वातावरण, प्रकृति के आधार पर अनुसार, मौसम के अनुसार वहाँ पर किस तरीके के अलग अलग मकान बनाए गए हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर 5वीं इकाई में नगरीकरण के बारे में पढ़ा जाएगा। नगरीकरण आखिर क्या है, आखिर नगरीकरण और विकास से में क्या संबंध है, आखिर नगरीकरण क्यों होता है, इसके प्राकृतिक कारण, इसके अप्राकृतिक कारण और बढ़ते हुए नगरीकरण की समस्याओं, उससे उत्पन्न होने वाले जो पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ा जाएगा। उनके निवारण का क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। नगरीकरण के विश्व में क्या वर्तमान स्थिति है वो इसमें अध्ययन किया जाएगा। विश्व के मुख्य जो जनसमूह हैं, मुख्य नगरीकृत जनसमूह हैं, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। भारतीय नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, जिसमें अलग अलग आर्थिक क्रियाओं के आधार पर भारतीय नगरों की बसावट, उनकी पहचान जो विकसित हुई है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर जो नगरों में मुख्य समस्याओं में उल्लेखित होती हैं, गंदी बस्ती, उन गंदी बस्तियों के निर्माण का क्या कारण है, क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उससे जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निवारण किया जा सकता है, उसका हम अध्ययन इसमें करेंगे। और अंत में भारत के संदर्भ में नगरीकरण की जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या निवारण, क्या उपाय हो सकते हैं, वह भी 5वीं इकाई में पढ़ा जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के सिलेबस का एक परिचय है। हम अगली कक्षा में मानव भूगोल की जो प्रथम इकाई में मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं सिद्धांत को पढ़ाएंगे। आशा है कि आप सभी निरंतर, आपको जो PDF नोट्स भेजे जाते हैं, आपको के साथ जो YouTube वीडियो शेयर किए जाएंगे, उनका आप अपने पढ़ाई में उपयोग लेंगे और हमें निरंतर उसके बारे में अवगत भी करवाते रहेंगे। धन्यवाद।